यस क्लास, आज हम अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमारी एनिमल्स होते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी अपना न्यूट्रिशन, अपना जो फूड है उसका इनटेक कैसे करते हैं, उसे कैसे लेते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में भी यह लर्न किया, यह पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant. एनिमल्स अपना खाना कैसे लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं, फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, लेते वो प्लांट से ही हैं, या तो डायरेक्टली प्लांट्स पे ईट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स पे ईट करते हैं जो प्लांट्स पे ईट करते हैं। Some animals eat both plants and animals, and कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो both प्लांट्स को भी ईट करते हैं एंड एनिमल्स पे भी ईट करते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, ये सब हमें पता ही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी इन्वॉल्व हैं। हम सबको अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी किसी भी टाइप का अगर हमारी डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी में, उसे रिपेयर करने के लिए या जितने भी हम फंक्शनिंग करते हैं उन सबको करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या कुछ इंक्लूड होता है कि जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट की, हमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड कि हम किस वे से मतलब कि फूड का इनटेक करते हैं, कि हम फूड को अपनी बॉडी में लेते कैसे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, एंड हमारी बॉडी इस फूड को जो हमने इनटेक किया है इसको कैसे यूज करती है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने क्लास 6 में यह स्टडी भी किया है कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना होता है। आप उन्हें रिकॉल करें एंड उन्हें लिखने की कोशिश करें। यस, कैन यू रिकॉल? हमारा जो फूड होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है जब वो हमारी बॉडी में जाता है, जब उसका डाइजेशन होता है हमारे गट में, हमारे कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसमें किस किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें वहाँ पे न्यूट्रिएंट की फॉर्म में क्या मिलता है, या तो हमें वहाँ पे ग्लूकोज मिलता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ओके, या फिर हमारे पास वहाँ पे लिपिड्स, फैट्स, इन सब में जितना भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है वो अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फूड की सिंपलर फॉर्म क्या होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फैट्स, लिपिड्स, ओके, इस सब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। These complex substances cannot be utilized as such, and हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को as such यूज नहीं कर सकती, so they are broken down into simpler substances. इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को इससे भी ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। द breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion, and इसी complex substances को simpler substances में convert करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, digestion. The breakdown of complex component of food into simpler substances is called digestion. कि जो हम complex components का, अपने food के complex components का जब हम break down करते हैं, उनको simpler substances में convert करते हैं, तो उसी process को हम क्या बोलते हैं, digestion. Different ways of taking food.
डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं फूड का इनटेक करने के लिए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फूड को इनटेक करने का वे भी डिफरेंट होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, infants of human and many other animals feed on mother's milk। ओके अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे बीज या फिर जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स से नेक्टर को सक करते हैं, मीन्स चूसते हैं। अब जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमंस के या बहुत सारे अदर एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, मदर्स के मिल्क पे फीड करते हैं। ओके स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पाइथन का, वो क्या करता है, अपने प्रे को स्वेलो कर जाते हैं, मीन्स निगल जाता है सच। सम एक्वेटिक एनिमल्स filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। एंड कुछ एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो मीन्स एक्वेटिक है तो मतलब कि जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं जो नियर बाय मतलब कि जो वहां पे नियर बाय वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं एंड उनको इनटेक कर लेते हैं। ओके अब आपके पास एक्टिविटी 2.1 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फूड ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स। अब यहाँ पे ये बताना है नीचे एक्टिविटीज में, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड गिवन है एंड उनका काइंड ऑफ फूड क्या है एंड उनका फीडिंग का मोड क्या है। ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि वो किस टाइप के फूड पे मतलब कि फीड करते हैं एंड वो उनको फीडिंग कैसे करते हैं, कैसे क्या उनका मोड ऑफ फीडिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्नेल है, ठीक है, आपने स्नेल का बताना है, स्नेल का फूड क्या होता है एंड कैसे वो उस पे फीड करता है। ऐसे ही आपने यहाँ पे आंट का बताना है। ओके आंट का काइंड ऑफ फूड क्या है, आंट का तो फूड यही होता है ना, जैसे इधर उधर जो दाने वगैरह पड़े होते हैं उन पे फूड करता है ना ये, एंड फीडिंग कैसे करता है, माउथ से करता है। ऐसे ही हमिंग बर्ड्स का है, जैसे यहाँ पे हमिंग बर्ड्स का काइंड ऑफ फूड क्या है, नेक्टर, एंड कैसे फीड करता है, इसको सक करता है ये, ठीक है। ऐसे ही लाइस है, जैसे लीस है, इसका भी काइंड ऑफ फूड क्या है, ब्लड होता है ना, एंड ये मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ये भी सक करता है। ऐसे ही मॉस्किटो, मॉस्किटो का काइंड ऑफ फूड क्या होता है, जैसे ब्लड पे मॉस्किटो सक करते हैं। ओके एंड मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसका, ये इसको सकिंग करता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी नेक्टर पे फीड करता है। ओके एंड मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसका, वो बताना आपने, वो भी सक करता है। ऐसे ही हाउस फ्लाई का, ओके जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिपॉनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे भी मतलब कि बताया भी हुआ है कि आप यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स मेंशन कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट है जो आपने बताना है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो एनिमल्स पे फीड करती है। कौन से एनिमल्स पे फीड करती है, जिनमें बाहर हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, एंड वो हार्ड शेल किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। मीन्स स्टारफिश उन एनिमल्स पे फीड करती है जिनमें जो आउटर कवरिंग जो होती है, जो हार्ड शेल होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब वो क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, वो उनकी जो एनिमल्स हैं उनकी शेल को ओपन करने के बाद, ब्रेक करने के बाद, द स्टारफिश पॉप आउट से स्टमक थ्रू इट्स माउथ। अब स्टारफिश क्या करती है, अपने स्टमक को बाहर निकालती है, अपने स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल, उन एनिमल्स को ईट करने के लिए जो उस शेल के अंदर प्रेजेंट था। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो स्टमक है वो दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, एंड फूड को फिर स्लोली डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके यहाँ पे क्या समझ आया आपको कि जो स्टारफिश होती है वो
उन एनिमल्स पे फीड करती हैं जिनमें एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ओके, एंड स्टारफिश क्या करती है, उस ओपनिंग को ओपन करने के बाद, मींस एनिमल्स की उस हार्ड कवरिंग को ओपन करने के बाद अपने माउथ से वो अपने स्टमक को बाहर निकालती है, एंड फिर जो सॉफ्ट एनिमल उस शेल में प्रेजेंट होता है उस पे ईट करती है, एंड आफ्टर दैट अगेन अपने स्टमक को अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से इनसाइड का इनटेक कर लेती है, एंड फूड को भी स्लोली डाइजेस्ट करती रहती है। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमंस में डाइजेशन की। We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम कैसे फूड का इंटेक करते हैं, अपने माउथ से इंटेक करते हैं, फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर डाइजेशन हम उसे अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मीन्स उसे हम यूज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, एंड जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का उसे हम डिफिकेटेड कर देते हैं, मीन्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फूड का हमने इंटेक किया उसका हमारी बॉडी में क्या होता है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अब जो हमने फूड का इंटेक किया है वो एक केनाल से होती हुई, कॉन्टिन्यूअस केनाल से होती हुई, जो हमारी बकल कैविटी से स्टार्ट होती है एंड एनस पे आके फिनिश होती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो फूड है वो कहां से पास होता है, एक कॉन्टिन्यूअस केनाल से जो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है एंड एनस पे आके फिनिश हो जाती है, एंड होती है। द केनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, एंड जो ये कॉन्टिन्यूअस केनाल है इसको हमने आगे वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द बकल कैविटी, second is food pipe or esophagus, third is stomach, fourth is small intestine, fifth is large intestine, and large intestine किसमें आके एंड होती है, रेक्टम में, एंड आफ्टर रेक्टम क्या होता है, एनस। ओके, जो ये हमारी केनाल है, जो कॉन्टिन्यूस केनाल है, इसको हमने वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, मीन्स वेरियस डिफरेंट टाइप्स के भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फूड पाइप और ऑइसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आके किसमें एंड होता है, रेक्टम में, एंड रेक्टम के बाद एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, जैसे इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं बट ये इतना भी ज्यादा लॉन्ग पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री केनाल, एंड इन पार्ट्स को आपस में जब हम कंबाइन कर देते हैं ये क्या बनाते हैं, हमारा एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल ही क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। The food components gradually get digested as food travel through the various compartment. जो हमने फूड का इंटेक किया है अब वो फूड इन सब अपनी हमारी कॉन्टिन्यूस केनाल से होता हुआ जब मूव ऑन करता है तो हमारे फूड का डाइजेशन होता है इन वेरियस कंपार्टमेंट्स में। द inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. Yes, next इसमें क्या लिखा हुआ है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो हमारी वॉल की इनर वॉल होती है, मीन्स जो हमारी स्टमक की अंदर वाली जो स्टमक के साइड जो वॉल होती है, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स जैसे कि सेलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये सब क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है। सिक्रीट मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस को, ये जूस टाइप का ही होता है, इसको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट, एंड ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं यही हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में। ओके,
अब मैं आपको एक बार यहाँ से बता देती हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ से हमारी ये बकल कैविटी से स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ से बकल कैविटी से होते हुए यहाँ पे फिर ये ओइसोफेगस जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ओइसोफेगस किस में आके ओपन होता है? स्टमक में। आफ्टर स्टमक वी हैव यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ पे बार बार यहाँ पे फोल्डिंग हुई है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन किस में आके ओपन होती है? रेक्टम में। एंड रेक्टम के बाद हमारे पास क्या आता है? एनस। ओके, the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। जो हमारा ये जो digestive tract है, जो ये continuous canal है, एंड जो हमारी इससे एसोसिएटेड ग्लैंड है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, ओके, ये सब क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमने इन सभी पार्ट्स में मतलब क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर वे से रीड करना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? द माउथ एंड द बकल कैविटी। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हमारी बॉडी में जो भी फूड जाना होता है उसका हम इनटेक कैसे करते हैं? लेते कैसे? हम उसे अपने माउथ से ही लेते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, the process of taking food into the body is called ingestion। एंड जब हम फूड को अपने माउथ में एंटर कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। अब सबसे पहले क्या होता है? जो हमने फूड का इनटेक किया, जो हमने अपने माउथ में फूड लिया है, ओके, अब वहाँ पे हमारे टीथ प्रेजेंट है, तो टीथ क्या करते हैं? वहाँ पे मतलब कि मैकेनिकली वर्क करते हैं एंड हमारे फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द जम्स। ठीक है, एंड जो हमारे टूथ होते हैं वो सेपरेट सॉकेट्स में होते हैं हमारे जम्स के अंदर। Our teeth vary in appearance and perform different functions। एंड जो हमारे टीथ होते हैं आपने देखे होंगे सब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड डिफरेंट ही वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स है, एंड जैसे जैसे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इसी के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट नेम्स होती हैं। जैसे हमारे पास ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, आपको ये सपोज करो या तो ये अपर जा दिखाया आपको या फिर लोअर जा। अब इसमें आपने देखना है, ये देखो ये अपर जा एंड लोअर जा दोनों में ही आपके पास ये जो फ्रंट वाले जो 4 टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। ओके, ये 4 टीथ के बाद आपके पास इन 4 टीथ के दोनों साइड आपके पास एक एक क्या प्रेजेंट होता है? केनाइन। केनाइन के बाद 2 हमारे पास ये क्या? प्री मोलर्स। एंड ये जो लास्ट के जो हमारे पास 3 है तीनों साइड से, दोनों साइड से, ये क्या हमारे पास? मोलर। तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको? जो हमारे पास बिल्कुल ही इन बिटवीन होते हैं, जो हमारे बिल्कुल ही सामने होते हैं दांत, वो कौन से होते हैं? इंसीजर। उनके दोनों साइड होते हैं केनाइन। आफ्टर दैट प्री मोलर, एंड जो सबसे लास्ट में होते हैं वो कौन से होते हैं? मोलर। ऐसे ही हमारे पास ये सपोज करो ये लोअर जा, ऐसे ही आपके पास अपर जा भी होते हैं। इट मींस आपके पास इंसीजर टीथ कितने हो गए इन टोटल? 8। ओके, केनाइन कितने हो गए आपके पास? 4। प्री मोलर कितने हो गए आपके पास? 8। एंड मोलर कितने हो गए आपके पास? 12। ओके, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाता है वैसे ये? अगर एक में आप देखो 4 1 2 3 है ना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 4 4 2 4 6। ओके, 4 2 4 6। एक बार हम थोड़ा विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग। अब हमें ये पता होना चाहिए। अभी आगे आपके पास एक्टिविटी है। ओके, हम एक्टिविटी से पहले एक बार ये रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स जो हम होते हैं हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ आती हैं। सबसे पहले जो चिल्ड्रन होते हैं उनके मिल्क टीथ आते हैं, आफ्टर मिल्क टीथ परमानेंट टीथ आते हैं। ओके,
डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? अभी जैसे आप 7th क्लास में, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले आपके टीथ जो थे वो 1 by 1 करके गिर गए थे, है ना, टूट गए थे. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ. सबसे पहला जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है जो कि हमारा कब ग्रो करता है? इन्फेंसी के टाइम. एंड ये कब गिरना शुरू हो जाता है? जब हम 6 to 8 years के हो जाते हैं. ओके, एंड इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ. एंड जब आपके ये जो मिल्क टीथ जब आपके गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद इनकी जगह द्वारा फिर आपके एक बार और टीथ आते हैं. उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ. द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीजेज. जो परमानेंट टीथ होते हैं या तो वो मतलब कि आपके थ्रू आउट लाइफ आपका साथ देते हैं, मतलब कि सारी जिंदगी आपका साथ देते हैं, या फिर आपकी ओल्ड एज के टाइम जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो गिर जाते हैं, या फिर अगर कुछ डेंटल डिसीजेस का हो तो भी आपके जो परमानेंट टीथ है वो टूट जाते हैं. Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. अब जो बुजो है वो मतलब कि जो हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे गिवन है फिगर 2.2 में, उसके बारे में बोदर करता है. ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ. अब बुजो क्या चाहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? क्या आप कोई आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी लेंथ हो सकती है? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. मतलब आपको इस चैप्टर में जो 16 पेज नंबर है वहां पर आपको पता लगेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है. एंड क्या आप इमेजिस कर सकते हो कि जो इतनी बड़ी मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसे उसे छोटे से स्पेस में उसको वहां पे एकोमोडेट किया गया है. ओके, एकोमोडेट मीन्स कि कैसे उसको वहां पे फिट किया गया है, कि नेचर ने उसको वहां पे कैसे फिट किया है. ओके आपके पास ये एक्टिविटी 2.2 है. वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी हैंड्स वॉश करने हैं. आफ्टर दैट आपने मिरर के सामने मतलब कि शीशे के सामने खड़े होकर आपने अपने टीथ्स को काउंट करना है. ओके, एंड अपने अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करना है, टीथ को मतलब कि टच करना है, एंड आपने देखना है कि आपको कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वहां पे दिखाई दे रही है. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. अब आपने क्या करना है? या तो एप्पल या फिर ब्रेड के एक पीस को लेना है एंड उसको आपने खाना शुरू करना है. विच टीथ डू यू यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. अब आपने नोटिस करना है कि कौन से टीथ आप बीटिंग एंड कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं एंड कौन से टीथ आप पियर्सिंग एंड टीयरिंग में यूज कर रही हैं. Also find out the ones that are used for chewing and grinding. एंड आपने उन टीथ के बारे में भी जानने की कोशिश करनी है कि जैसे हम या तो च्यूइंग कर रहे हैं या फिर किसी चीज को ग्राइंड कर रहे हैं. ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. कटिंग एंड बाइटिंग टीथ के बारे में बताना है आपने, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. ओके, ये एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the active action of saliva on food? Let us find out. हमारे माउथ में एक सिलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सिलाइवा सिक्रीट करती है. क्या आपको पता है फूड पे सिलाइवा क्या एक्शन परफॉर्म करती है? लेट अस फाइंड आउट. आपके पास आगे ये एक्टिविटी 2.3 है. Take 2 test tube, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. वहां पे अब आपने क्या करना है? उन पे सबसे पहले लेबलिंग करनी है. लेबल मीन्स उन पे नेम लिखना है आपने, ए टेस्ट ट्यूब एंड बी टेस्ट ट्यूब. ठीक है, फिर आपने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस डालनी है.
मतलब बॉइल्ड मीन्स उबले हुए राइस डालने, आपने चावल डालने। एंड टेस्ट ट्यूब बी में भी आपने 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस डालना है। आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स, आपने मतलब कि बॉइल्ड राइस लिया, आफ्टर दैट आपने उसको 3 to 5 मिनट्स उसको चूइंग किया, चबाया, एंड आपने उसके बाद उसको आपने अपनी टेस्ट ट्यूब बी में डाला है। Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. अब आपने इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 to 4 ml वाटर ऐड करना है। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. अब आपने दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 drops of iodine solution डालना है एंड उसे अब ऑब्जर्व करना है। Why is there a change in color in the test tubes? आप क्या बता सकते हो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में जो चेंज आया है कलर में, किस वजह से आया है? जैसे जो आपके पास ए टेस्ट ट्यूब थी उसमें कलर में चेंज आया है ना, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी है। अब आपने बताना है why is there a change in color in the test tubes? Discuss the result with your classmate and your teacher. The saliva break down the starch into sugar, because जो saliva होती है वो आपके starch को sugar में convert कर देता है। ओके The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. जो आपकी टंग होती है बहुत ज्यादा फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, मतलब कि मसल्स से बनी होती है, और अटैच्ड कहाँ पे होती है? ये बैक ऑफ द फ्लोर होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी के पीछे के साइड अटैच्ड होती है ये। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आपको भी पता है कि फ्रंट साइड पे ये फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको पता है फंक्शन क्या होता है टंग का? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। ये तो हमें पता ही है कि हम इसे मतलब कि बातें करने में यूज करते हैं ना, टॉकिंग करने में। ये इसके अलावा और क्या करती है? हमारे फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करती है जब हम फूड को च्यूइंग करते हैं, एंड हमारे फूड को स्वेलो करने में, निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, एंड जो हमें टेस्ट पता चलता है किसी भी फूड का कि कौन सा टेस्ट है, वो भी हम अपनी टंग से ही फील करते हैं। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी जो टंग होती है इस पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपके पास आगे एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप पता कर सकते हैं कि टेस्ट बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके पहले हम एक बार ये पढ़ लें। स्वीट्स एंड टूथ डिके। Normally bacteria are present in our mouth but they are not harmful to us. Normally क्या होता है? हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, मीन्स वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. ओके बट अगर जैसे हमने कुछ खाया एंड खाने के बाद हमने अपने टीथ को, अपने माउथ को क्लीन नहीं किया, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी वहां पे हमारे माउथ में ग्रो करने लग जाते हैं, हमारे 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 माउथ में लाइव करने मतलब कि रहने लग जाता है एंड वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया जब हमारे माउथ में अब जो ग्रो होने लगे हैं, जब हमने अपने माउथ को क्लीन नहीं किया आफ्टर फूड, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे माउथ में अभी रेस्ट ऑफ द जो शुगर प्रेजेंट थी, ठीक है, उस पे उन्होंने उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश किया, एंड जब वो फूड को मतलब कि जब वो शुगर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एसिड का फॉर्मेशन होता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, एंड जो एसिड जो बनता है वहां पे वो एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ डिके। टूथ डिके if it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर हमने इस प्रॉब्लम को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इससे हमें बहुत ज्यादा टूथ पेन हो सकता है, टूथ एके हो सकता है, टूथ एके मीन्स दांतों में दर्द हो सकता है, एंड इसकी वजह से ये टूथ का हमारे जो दांत है, हमारा जो
दांत होते हैं उनका लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके होने का मेन रीजन क्या होता है, जैसे चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स। ओके, टूथ डिके क्यों होता है? बिकॉज हमारे माउथ में ऑलवेज बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, बट जैसे हमने अभी कुछ ईट किया एंड उसके बाद हमने अपने माउथ को क्लीन करना भूल गए या हमने अपने माउथ को क्लीन नहीं किया, तो वहां पे क्या होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज ने जो हमारे माउथ में ग्रो करना शुरू किया है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जिसने हमारे माउथ में ग्रो करना शुरू किया है, हमने अब माउथ तो क्लीन किया नहीं है खाना खाने के बाद, अब वहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट मतलब कि फूड प्रेजेंट होगा, उसमें हमारे पास शुगर प्रेजेंट होगा, तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया उस शुगर पे वर्क करता है, शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, एंड जब वो शुगर पे वर्क करता है, शुगर को डाइजेस्ट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे माउथ में, एंड वही एसिड्स हमारे माउथ में टूथ डिके करते हैं। ओके, और अगर हमने टूथ डिके को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इससे हमारे दांतों में, हमारे टूथ्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, एंड इनका मेन रीजन वो क्या भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, हमारे जो टूथ है वो लॉस भी हो सकते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम ना हो, हमें अपने माउथ को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ब्रश या फिर दातुन के साथ, या फिर डेंटल फ्लोस होते हैं। डेंटल फ्लोस क्या होते हैं? स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं जो हमारे टीथ के बीच में मूव करते हैं, और वहां पे अगर कोई फूड पार्टिकल वहां पे फंसा हुआ, कोई फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में प्रेजेंट है, तो उसे भी वो बाहर निकाल लाते हैं। इसलिए हमें डेली मतलब कि दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, एंड अपने माउथ को हर टाइम एवरी मील के बाद हमें अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए वाटर के साथ। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, एंड हमें कभी भी अपने माउथ के अंदर ना तो अपनी डर्टी फिंगर्स डालनी चाहिए, ना ही कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट अपने माउथ में डालना चाहिए। ओके, sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation। कुछ टाइम क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप जल्दी जल्दी में खाते हो, हरी में खाते हो कोई काम, तो कि जल्दी जल्दी खाते हो, टॉक और लाइफ वाइल ईटिंग, या आप खाते खाते कुछ बातें कर रहे हो या हंस रहे हो, यू में कफ, तो आपको कफ होना शुरू हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाता है, या आपको हिकअप्स होना मतलब कि हिचकियां लगनी शुरू हो जाती है, या फिर चॉकिंग सेंसेशन होती है आपको। ये कैसे कब होता है? ये दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा कब होता है? जब फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। वैसे विंड पाइप का काम क्या होता है? ये हमारे नोस्ट्रिल से एयर को लेके हमारे लंग्स तक पास करवाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। जैसे हमारी फूड पाइप जैसे मूव करती है, साथ साथ में विंड पाइप भी वहां से मूव करती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। बट जैसे ही ये दोनों पाइप्स, विंड पाइप और फूड पाइप, हमारे थ्रोट पे पहुंचती हैं, तो वहां से इनका एक ही पैसेज हो जाता है, ये दोनों आके विंड पाइप एंड फूड पाइप वहां पे आके एक ही बन जाती हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो इसलिए हम कैसे मतलब कि फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं विंड पाइप में एंटर करने से? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, अ फ्लैप लाइक वेल क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइडेड द फूड इनटू द फूड पाइप। जब हम मतलब कि जब भी हम किसी खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है जो विंड पाइप को उस टाइम क्लोज कर देता है, एंड हमारे फूड को मतलब कि गाइड करता है फूड पाइप में एंटर करने के लिए। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, अगर कभी हमारी जो फूड है अगर वो विंड पाइप में एंटर भी कर जाता है, वी फील चॉक्ड, गॉट हिकअप्स और कफ। तो हमें या तो मतलब कि चॉक्ड लगता है, ऐसे लगता है कुछ फंस गया, या हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है, या फिर कफ होना शुरू हो जाता है। ओके, आपको यहाँ पे समझ आया मैंने क्या बताया आपको? अभी मैं एक बार दोबारा से रीड कर रही हूँ।
कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप कभी कभी बहुत एकदम से जल्दी से खाने की कोशिश करते हो, या आप उस टाइम कुछ बातें कर रहे हो या आप हंस रही हो, है ना, तो आपको अचानक से क्या होता है, तो कफ होना शुरू हो जाता है, या आपको हिकअप्स, हिचकी आना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है ना। ऐसा कब होता है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो आपका जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को वैसे तो फूड पाइप में जाना था, बट जब आप खाना खाते हुए बातें कर रहे हो तो वो क्या होता है, वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है। विंड पाइप में जहाँ से विंड ने क्रॉस जाना है ना। तो विंड पाइप में वैसे क्या होता है, विंड पाइप में वैसे एयर होती है जो कि हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए लंग्स तक जाती है। ओके, विंड पाइप एंड फूड पाइप दोनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट मूव करती है, बट जैसे ही ये थ्रोट में एंटर करती है, वहां पे एयर पाइप और विंड पाइप और आपकी फूड पाइप दोनों ही एक मतलब कि मर्ज कर जाती है एंड एक सिंगल पाइप बना लेती है। एंड ऐसे मतलब अब आप ये सोचोगे कि जो फूड है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, मतलब कैसे बताया जाता है कि यस आपने फूड पाइप में ही जाना है, एंड विंड पाइप में कैसे पता चलता है कि हाँ यस विंड पाइप में विंड नहीं जाना है। यस, वहां पे आपके पास एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है। ओके, जब आप स्वेलो करते हैं तो वो विंड पाइप पे क्लोज कर देता है एंड आपके फूड को मतलब कि गाइड करता है, फूड को बताता है कि यू हैव टू एंटर द फूड पाइप। इफ बाई चांस, अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता भी है कि आपका फूड विंड पाइप में एंटर किया है, तो आपका मतलब कि ऐसा चॉक्ड हो जाता है, आपका सिर पे कुछ फंस गया है, या हिकअप्स आना शुरू हो जाता है, या फिर आपको कफ होनी शुरू हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। हमारी जो मतलब कि मैंने भी आपको बताया कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारी टंग में डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आपके पास ये एक्टिविटी 2.4 है। Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crust, neem leaf और bitter gourd। अब आपने क्या करना है, एक सैंपल प्रिपेयर करना है। ओके, जैसे शुगर सॉल्यूशन का एक अलग से सैंपल प्रिपेयर करना है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन का, नमक का एक अलग से करना है, लेमन जूस का करना है एक सैंपल आपने प्रिपेयर, एक आपने नीम की लीव्स का सैंपल प्रिपेयर करना है। जो शुगर सॉल्यूशन का सैंपल होगा वो मीठा होगा, आपका जो कॉमन साल्ट सॉल्यूशन का जो सैंपल होगा वो आपको मतलब बिट वैसा लगेगा ना, नमकीन लगेगा, है ना। ऐसे ही लेमन जूस का आपको एसिडिक लगेगा, एंड जो आपका नीम लीफ का जो आप सैंपल प्रिपेयर करो वो ऐसा लगेगा आपको, वो कड़वा लगेगा आपको, है ना। Blindfold one of your classmate and ask her या him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। अब आपने अपने किसी क्लासमेट को क्या बोला है कि अपनी आईज को बंद करो एंड अपनी टंग को ऐसे स्ट्रेटली बाहर निकालो। Use a clean toothpick to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure। अब आपने क्या करना है, क्लीन टूथपिक लेनी है। ओके, उनसे ये डिफरेंट मतलब कि जो सॉल्यूशन है आपने डिफरेंट एरियाज में जैसे यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इनमें डालना है। जैसे आप ये मार्क किया हो दिस वन दिस वन दिस वन, है ना, ये जो आपको यहाँ पे मेंशन किए रीजन्स यहाँ पे पुट करना है उनको। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंस। अब आपने अपने क्लासमेट को पूछना है कि कहाँ पे आपको मतलब कि पता चल रहा है कि ये स्वीट है, ये सॉल्टी है, सॉर है या बिटर सब्सटेंस है। ओके, आपको समझ आया? आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है, जैसे शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, सेम ऐसे ही लेमन जूस का प्रिपेयर करना है। अब अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि अपनी जीभ को अपनी टंग को बाहर निकालो, एंड अब आपने क्या करना है, क्लीन टूथपिक लेनी है। टूथपिक से आपने डिफरेंट सैंपल्स को उनकी टंग पे प्लेस करना है। आपने चेक करना है कि कहाँ पे उसको कौन सा टेस्ट फील हो रहा है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना है एंड फिगर 2.6 को भी लेबल करना है। आपने अपने क्लासमेट्स के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। नेक्स्ट इज द फूड पाइप एंड ऑइसोफेगस। अब हमने फूड पाइप या फिर ऑइसोफेगस की बात करनी है। जो ये है, ये क्या आपकी ऑइसोफेगस है, बट वी कॉल्ड इट ऑइसोफेगस। जो यहाँ से ये आ रहा है ना, ये सब क्या आपकी ऑइसोफेगस है यहाँ तक। The swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at the figure 2.2. The food pipe runs along the neck
अब आपकी जो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं। आपकी जो जो आपने फूड को आप जो स्वेलो करते हैं वो आपकी फूड पाइप या ओइसोफेगस से होते हुए, है ना, होते हुए कहाँ पे आता है, स्टमक में एंटर करता है। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। हम वो तो इसको कॉमनली समझ आ रहे हैं कि यह समझ से फूड का इंटेक किया तो वैसे नीचे आ जाएगा, बट अब वो ये जानना चाहती है कि जब हमें वॉमिट होती है तो ये जो फूड है ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा। वैसे तो हमारा फूड इस डायरेक्शन में मूव करता है ना, बट जब हमें वॉमिट होती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब वो ये जानना चाहती है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। ओके, जैसे सपोज करो जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, एंड जब हमें वॉमिट होती है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब पहली ये जानना चाहती है कि ड्यूरिंग वॉमिटिंग हमारा जो फूड है वो इस डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। ओके, यस, लेट्स सी। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो हमारी जो फूड पाइप है वो कहाँ से रन करती है, हमारी नेक से होते हुए, हमारी चेस्ट से होते हुए। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। एंड जो फूड की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं, जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती है उनमें जब मूवमेंट होता है उसी से आपका जो फूड है उसका मूवमेंट होता है। ओके, मींस जो आपकी फूड पाइप है, जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट, जस्ट अ मिनट। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। एंड जो फूड का जो नीचे मूवमेंट होता है मीन्स आपके माउथ से जब आपका फूड आपकी स्टमक में पहुंचता है तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, जो आपके इसोफेगस में जो आपका फूड जो मतलब कि मूव करके नीचे आ पा रहा है वो किसकी वजह से होता है, जो आपकी फूड पाइप होती है, जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती है उसमें मूवमेंट की वजह से होता है। सपोज करो आपकी जैसे ये फूड पाइप है, लेट्स सी वन अगेन, जैसे आपकी जो फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप है ना आपकी, ये वाली, ओके, ये आपकी जो फूड पाइप है, ये दिस वन, इसकी जो इनर जो आपकी जो लाइनिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, आपकी मूवमेंट होती है इसमें। ओके, उसकी वजह से आपका जो फूड है वो नीचे मूवमेंट करके नीचे आता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। एक्चुअली ये जो मूवमेंट होती है ये आपकी सारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, मीन्स सभी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होती है एंड फूड को डाउनवर्ड मूव किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल तो आपकी मीन्स बकल कैविटी से शुरू हो जाती है, बकल कैविटी, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस आके ऊपर स्टमक में, स्टमक के बाद आपके पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये सब आता है ना, ये सब आपका एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट है। तो ये सभी आपका क्या है, इन टोटल एलिमेंट्री कैनाल है। सभी में आपके फूड को ऐसे ही डाउनवर्ड मूव किया जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। एक टाइम ऐसा आता है जब फूड हमारा जो स्टमक है उसे एक्सेप्ट, जो हमारा स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट ही नहीं करता एंड वो वॉमिट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है वापस। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। अब आपने वो टाइम सपोज करना है कि जब आपको कभी वॉमिट होती है एंड अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ आपने डिस्कस करना है। अब हमने स्टमक की बात करनी है। ओके, स्टमक की मेनली स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर मैं आपको मेनली बताऊं, स्टमक कुछ इस टाइप का ही होता है हमारा स्टमक। ऐसा ही होता है कुछ स्टमक, है ना। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है। वॉल क्या हुई, जो अभी मैंने जो आपको ये ड्रॉ की है ये सब क्या है, इसकी वॉल है। ये कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है। थिक मीन्स थोड़ी मोटी होती है ना। द स्टमक क्या आपका थिक वॉल्ड बैग है। बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ आ सकता है मटेरियल। एंड इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे
एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड जो आपका स्टमक होता है इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होती है। मैंने तो थोड़ा भी आपको रफली ड्रॉ करके दिखाया है। तो आपके स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप होती है इसकी। एंड ये एक फ्लैटेंड जे शेप होती है। एंड ये सबसे वाइडेस्ट, सबसे मतलब कि सबसे वाइड पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ये जो आपका स्टमक होता है, स्टमक को आपके फूड कहाँ से आता है, फूड पाइप से। एंड स्टमक के बाद आपका जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो आपकी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है एंड डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है। और किसका सिक्रीशन करती है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है। ओके, एंड डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यहाँ पे जो म्यूकस होता है उसका वर्क क्या होता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड जो एसिड होता है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका वर्क क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act। ठीक है, आपकी जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है उसने म्यूकस को सिक्रीट किया है। तो यहाँ पे म्यूकस का वर्क क्या है, आपकी स्टमक की वॉल को, जो इनर वाली साइड जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करना। एंड जो एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका काम क्या है, एसिड है। तो एसिडिक बिहेवियर में, एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हो जाते हैं जो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। ठीक है, उन बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं जो आपकी फूड के साथ एंटर किए हैं। एंड आपके मीडियम को भी, एंड आपके स्टमक के मीडियम को भी एसिडिक कर देते हैं। एंड डाइजेस्टिव जूसेस को हेल्प करते हैं कि वो उनका वर्क कर सके। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज अवर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका जो स्टमक है, स्टमक जाके किसमें ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स स्टमक में फूड कहाँ से आया, फूड पाइप से। फूड पाइप के बाद फूड कहाँ एंटर करता है, स्टमक में। आफ्टर स्टमक आपका फूड कहाँ जाता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long। जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है इसमें। एंड ये कैसे होती है, कितनी लॉन्ग है ये, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। हाउ मेनी लॉन्ग, हाउ मीटर्स, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट जूस। आपका जो यहाँ पे आपका लीवर एंड पेनक्रियाज जो सिक्रीशन करते हैं वो भी अपना सिक्रीशन इसी में डाल देते हैं। एंड इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो भी कुछ सिक्रीटरी जूसेस को सिक्रीट करती है। ओके, अब आपके पास आगे लीवर के बारे में गिवन है। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर किस कलर की ग्लैंड होती है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, एब्डोमेन के अपर पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एंड एब्डोमेन के राइट साइड में भी उसके अपर पार्ट होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। एंड इस ग्लैंड को हम सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानते हैं, किस ग्लैंड को, लीवर को। ओके, इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। एंड जो आपका लीवर होता है ये भी सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जिसको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक होता है जैसे बोरी है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर में इसको वहां पे स्टोर किया जाता है। एंड उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। एंड जो ये जो बाइल जूस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को डाइजेस्ट कराने में।
में, क्योंकि जो भी आप फूड का इंटेक करते हो ना, मेनली उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ओके, यही सब प्रेजेंट होता है। एंड आपका जो बाइल जूस है, ठीक है, जो गाल ब्लेडर में मतलब कि एक टाइम आपका सैक में जो स्टोर था, ये क्या करता है, आपके फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके फैट्स किस में होते हैं, जैसे आपका घी हो गया, आपका ऑयल हो गया, इन सब में क्या होता है, फैट्स होते हैं। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। एंड जो आपकी जो पेनक्रियास है, ये लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, स्टमक के बिलो लोकेटेड होती है। द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। एंड जो आपका जो पेनक्रिएटिक जूस है, जो आपके पेनक्रियाज से जो मीन्स जूसेस सीक्रेट हुए हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं एंड इनको इनकी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलर फॉर्म होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, टेबल शुगर हो गया जो हम यूज करते हैं ना, एंड ऐसे ही फैट्स की जो सिंपलर फॉर्म होती है, ओके, एंड ऐसे ही प्रोटीन्स की सिंपलर फॉर्म क्या होती है, अमाइनो एसिड्स। आगे आपके पास ये गिवन है, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो स्टमक की जो वर्किंग थी, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी कि एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट था, मतलब कि अचानक से ही हुई थी। इन 1822 अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। ठीक है, इन 1822 में एक मैन था जिनका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इनको एक गन लगा था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। जो वहां पे उसको बुलेट जो लगा था, उसने उनकी चेस्ट वॉल को डैमेज कर दिया था एंड एक होल हो गया था उनकी स्टमक के अंदर। He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. तो जो यहाँ पे जब उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने उसको तो मतलब कि पेशेंट को तो बचा लिया, बट जो उसके स्टमक में जो होल हुआ था उसे वो क्लोज नहीं कर पाया और वहां पे ऑलवेज उसको बैंडेज ही लगा के रखना पड़ा। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. And Beaumont ने, जो Beaumont एक डॉक्टर थे, उनको एक बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उसके स्टमक के अंदर फाइंड आउट करने के लिए कि इस होल से देख सकता था वो अंदर के स्टमक में क्या हो रहा है। He made some wonderful observations and वहां पे उसने कुछ अपनी wonderful observations बनाई। Beaumont found that the stomach was churning food. उसने क्या फाइंड किया कि जो स्टमक है यहाँ पे फूड की चर्निंग होती है, मतलब फूड को पीसा जाता है। इट्स वॉल सिक्रीट अ फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड। एंड इसकी जो स्टमक की जो होती है, वॉल्स होती है, वो भी कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो आपके फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। उसने ये भी नोटिस किया कि जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है जब आपके स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मींस जितना डाइजेशन आपके स्टमक ने करना है, जब वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट आपका स्टमक एक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब जो आपका जो डाइजेस्टली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट्स में भेजा जाता है, जहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं जितने भी फूड में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज में। जो आपके फैट्स है उनको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड जो आपकी जो प्रोटीन्स है उनको अमाइनो एसिड्स में मतलब कि ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ओके, हमारे फूड में मेनली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सिंपलर शुगर जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसे प्रोटीन से अमाइनो एसिड फॉर्म कर दिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स सी हाउ मच वी हैव left with, we have left with only 2 pages. Absorption in the small intestine.
The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आपके सारे फूड का डाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल से होता हुआ आपकी ब्लड वेसल्स में सेंड कर दिया जाता है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या हुआ, डाइजेशन हुआ हमारे फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। अब डाइजेशन के बाद जो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज जो बना है या जो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल या फिर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बने हैं, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है एंड हमारी ब्लड वेसल्स में इसको भेज दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो हमारी इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, एंड सिंगुलर हम इसको क्या बोलते हैं, विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हो कि जो ये विलाई, जो विली प्रेजेंट होता है, इसका क्या रोल होता है हमारे इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो हमने जो फूड डाइजेस्ट किया है उसका एब्जॉर्प्शन कराना है, तो यहाँ पे जो विली है वो क्या करती है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. जो विलस होते हैं उन सब में नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का उनके सरफेस के पास। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एंड जो सरफेस होता है आपकी विलाई का वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। The absorbed substances are transported by the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances. अब जो absorbed substance है अब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पे, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कुछ वहाँ पे वर्क करना है जिससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन सके, जैसे कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो सके हमारी बॉडी के लिए। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। This is called assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. हमारे सेल्स में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में उसको ब्रेक किया जाता है एंड वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड है या जो हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाए उसे अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार मैं आपको दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने अपने फूड का एब्सॉर्प्शन कराया। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते हमारे सारा जो हमने जो फूड लिया था उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद, अभी पहले डाइजेशन हुआ, अब हम उसका क्या करेंगे, एब्सॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करते हैं हम इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इसकी इनर वॉल होती है, उसमें विलस मतलब कि फोल्डेड फॉर्म में होती है। वो फोल्डेड फॉर्म में क्यों होते हैं, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। ओके, वहां से फिर उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, एंड एब्जॉर्ब करके उसको हम अपनी ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं। ठीक है, अब हमने जब उसका डाइजेशन किया था फूड का, तो उससे हमारे पास क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं, शुगर बना है, अमाइनो एसिड्स बने हैं, फैट्स बना है ना। इस सबको अब हमने वहां से डाइजेशन किया पहले, अब हमने इसमें से एब्जॉर्प्शन कर लिया। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, इन सबका हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया। एब्जॉर्प्शन करने के बाद अब हम इसे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करा लेते हैं एंड थ्रू ब्लड वेसल्स। अब आपको पता है ब्लड वेसल्स तो हमारी सारी बॉडी में मूव ऑन होती है, सारी बॉडी में सारी सेल्स सारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, अब हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमने अपने फूड को
एब्जॉर्ब किया था, जो हमने बताया कि जो फूड से जो हमने एब्जॉर्प्शन किया अपना सिंपलर सब्सटेंसेस को, उनको सेल्स के पास पहुंचाती है। अब सेल्स में क्या होता है, जैसे जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एंड उसी एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया या जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब हम उसे कहाँ पे भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। The large intestine is wider and shorter than small intestine. अब जो large intestine होती है वो wider होती है, मतलब कि थोड़ा उसमें एज कम्पेयर टू स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होता है, एंड शॉर्टर भी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम जरूर लार्ज इंटेस्टाइन है, बट ये है शॉर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, एंड इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका अब मेन फंक्शन क्या रह गया है कि जो हमारा एब्जॉर्ब, अब जो हमारा देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अब उसमें मे बी कुछ वाटर प्रेजेंट हो, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, हमारी बॉडी ना कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती। अब वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे पास थोड़ा बहुत वाटर रहेगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, या जो थोड़े बहुत जो हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है अनडाइजेस्टेड फूड में उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। एंड अब जो रिमेनिंग वेस्ट जो रहेगा, जो अनडाइजेस्टेड रहेगा, जब हमने वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया, सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद भी जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। एंड द फीकल मैटर, इसको हम कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, रेक्टम में स्टोर रखते हैं इसको। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ये जो फीकल मैटर है इसको हम एनस से मतलब कि टाइम टू टाइम रिमूव करते जाते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। इजेक्शन होता है एग्जिट कराना, इजेक्शन, जैसे इजेक्शन ई से पड़ता है, ऐसे ही आपका जो एग्जिट वर्ड होता है वो भी ई से ही पड़ता है, ये आपने याद रखना है। ये तो हो गई हम लोगों की बात। अब हमने बात करनी है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे डाइजेशन करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, कम बैक टू हियर। यस, सबसे पहले हमने क्या किया, बकल कैविटी में अपने फूड का इनटेक किया है। ओके, हमारे यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, मैकेनिकली हमारी फूड को ही चर्निंग करेंगे, यहाँ पे उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, आफ्टर द यहाँ पे जो सिलाइवरी ग्लैंड है, सिलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन रहता है, सिलाइवरी ग्लैंड सिलाइवा को एक्सक्रीट करती है, एंड सिलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमने फूड लिया है उसे स्वेलो करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, उसे स्वेलो करने में हमारी हेल्प करती है। अब बकल कैविटी से, जो हमने माउथ से फूड लिया, जो बकल कैविटी से होता हुआ आता है, उसके बाद वो ओइसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप से होता हुआ वो नीचे हमारे पास स्टमक में पहुंचता है। अब यहाँ पे जो हमारी सारी एलिमेंट्री केनाल में जो हमारे फूड की जो मूवमेंट हो रही है, वो हमारी जो एलिमेंट्री केनाल की जो वॉल्स होती है उसकी वजह से होता है। एक बार मैं आपको वॉल्स बता देती हूँ दोबारा से कि वॉल क्या होता है। जैसे आपकी ये ओइसोफेगस है, ये आपकी ओइसोफेगस की, सॉरी ये थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, once again I will try। आपकी ये ओइसोफेगस की वॉल है, ये टू जो लाइंस मैंने बनाई है ना, ये जो बीच में स्पेस बना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वॉल्स है, ये एंड ये दोनों आपकी क्या हो गई, वॉल्स हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन वॉल्स के अंदर मस्कुलर वॉल्स होती हैं। ओके, तो इनके बीच में मूवमेंट होती है, इनके बीच में मूवमेंट होने की वजह से ही जो आपका फूड है उसकी मूवमेंट होती है। ओके, जैसे जैसे इनमें मूवमेंट होगी, मस्कुलर है ये, जैसे जैसे इनमें मूवमेंट होगी आपका फूड डाउन नीचे आता जाएगा। ओके, अब यहाँ से ओइसोफेगस से होता हुआ आपका फूड स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक क्या आपका, स्टमक आपका जे शेप्ड होता है, ठीक है, जे शेप्ड होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके फूड को स्टोर भी किया जाता है, एंड स्टमक में आपके फूड का डाइजेशन भी होता है। ओके, स्टमक में डाइजेशन होने के बाद आपका फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये लार्ज होती है। ओके,
ये लार्ज होती है साइज में, ये अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, एंड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड है उसका डाइजेशन किया जाता है, डाइजेशन भी किया जाता है। एंड आपके फूड का डाइजेशन करने के बाद जैसे जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स था आपके फूड के अंदर, या जो प्रोटीन्स या जो फैट्स था, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली आपके डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन आपके फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो आपका जो अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड जो फूड आपका रह गया है, वहां से उसमें से जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उस सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड आपके पास अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल रह जाता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। उसके बाद उसको रेक्टम में भेजा जाता है, एंड आफ्टर रेक्टम वो एनस से पास होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ये था हमारे बारे में। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने पढ़ना है डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे बुफेलो, काऊ, ओके, ये डाइजेशन कैसे करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काऊ, बुफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी ऑब्जर्व किया है जैसे काऊ, बुफेलोज या अदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली चूइंग करते रहते हैं, जबकि वो उनको कोई फूड भी नहीं है दिया उस टाइम, वो फिर भी चूइंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो खा रहे हैं, एंड जबकि हमने उनको उस टाइम खाने के लिए कुछ दिया भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड ल्यूमेन। एक्चुअली क्या होता है, जब उनको ग्रास डाला जाता है, जितना भी ग्रास उनको डाला जाता है वो उसको जल्दी से एकदम से स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, एंड अपने स्टमक के एक पार्ट में जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं वहां पे उसको वो स्टोर करके रख लेते हैं। Here the food partially digested and is called curd। आप उन्होंने अपने स्टमक में जब फूड को स्टोर किया हुआ है वहां पे आपका जो उनका जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड उसी पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म को क्या बोला जाता है? कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चू इट। बट बाद में क्या होता है, वही कर्ड, वही आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है वो स्टमक से द्वारा फिर आपके माउथ में जाता है, ठीक है ना, वो माउथ में जाता है। एंड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो उनके स्टमक में है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कर्ड। वही जो आपका कर्ड है वही द्वारा से माउथ में जाता है स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, एंड एनिमल्स उसको द्वारा से च्यूइंग करना शुरू कर देते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। एंड इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। ओके, मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, बुफेलोज, उनको जितना ग्रास एक टाइम में डाला जाता है वो उसको एकदम से स्वेलो कर लेते हैं, उसे सारे को निगल लेते हैं, एंड अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेन। रूमेन में क्या होता है, जो उन्होंने फूड को स्वेलो किया है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर पार्शियल डाइजेशन उसी फूड को हम क्या बोलने लग जाते हैं? कर्ड। अब जो कर्ड है वो क्या करता है, कुछ टाइम के बाद उनके माउथ में द्वारा से वापस आ जाता है। मीन्स उनका क्या हो रहा है, स्टमक से फूड द्वारा फिर कर्ड की फॉर्म में माउथ में वापस आ रहा है। ओके, एंड वहां पे कर्ड द्वारा से उनके माउथ में वापस आ रहा है, वो उसको द्वारा से अब च्यूइंग करते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। एंड जो एनिमल्स इस प्रोसेस को क्या करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। एंड जो ग्रास होता है, ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, एंड जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोज रिच होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोज में रिच होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काउज, बुफेलोज वगैरह या डियर या कैटल, उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनके रूमेन में,
जहाँ पे उन्होंने अपने स्टमक में फूड को पार्शली स्टोर करके रखा है डाइजेशन के लिए, वो उनका हेल्प करता है सेल्यूलोज की डाइजेशन में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम ह्यूमन बीइंग भी ऐसे होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. Other animals जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इन सब में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं केकम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। यहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन किया जाता है हॉर्स एंड रैबिट में, जो वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे डाइजेशन करते हैं सेल्यूलोज का। एंड यही बैक्टीरियाज आपके ह्यूमन बींग्स में, हम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने उन्हीं सब एनिमल्स के बारे में रीड किया जिन पे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अभी भी बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो माउथ है ना ही ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो अपना फूड को कैसे एक्वायर लेते हैं, कैसे वो खाना लेते हैं एंड कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। अब हम बात करेंगे एमीबा के बारे में। एमीबा क्या होता है? एमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। एमीबा आपकी माइक्रोस्कोपिक मींस वो आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, वो इतनी ज्यादा स्मॉल होती है, सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको देख सकते हो, क्योंकि एमीबा जो होती है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड जो आपको कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, उसमें एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड वेरी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, एंड उसमें बहुत सारी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। ये अमीबा है। ये जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। In its cytoplasm, amoeba constantly change its shape, and ये जो amoeba ही constantly अपनी shape को change करती रहती है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। ये क्या करती है? कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती रहती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट। फॉल्स फिट होते हैं यहाँ पे, उन्हीं की हेल्प से मूवमेंट भी करती है एंड उन्हीं की हेल्प से फूड को भी कैप्चर करती है। ओके, जैसे ये फूड पार्टिकल था, ये क्या यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है। जैसे अब यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, अब ने यहाँ पे इसने क्या बनाया? ये इसने ये स्यूडोपोडिया बनाया है, ये स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन की है एंड यहाँ से इस फूड को इनटेक कर लेगी ये। ओके, ऐसे ये फूड का इनटेक करती है एंड बाद में जब इसने फूड को डाइजेस्ट वगैरह कर लिया, जब इसने इजेस्ट करना है तब वेस्ट को भी ऐसे ही इजेस्ट कर देती है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है अमीबा फीड किस पे करती है? कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। जब ये सेंस करती है कि यस कोई वहाँ पे फूड प्रेजेंट है, तो ये स्यूडोपोडिया को उस फूड पार्टिकल के अराउंड, मतलब कि अराउंड कर लेती है उसे एंड उसे इनगल्फ कर लेती है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, एंड फूड को वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप कर लेती है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, एंड जो फूड वैक्यूल है उसमें डिफरेंट टाइप्स की डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट किया जाता है। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे एक्ट करते हैं, फूड पे वर्क करते हैं एंड उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड जो ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड, एंड जो डाइजेस्ट कर दिया फूड उसको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड जो एब्सॉर्ब सब्सटेंस है उसको यूज किया जाता है अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए, जो उसको यूज करते हैं मेंटेनेंस के लिए एंड अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है उसको वो एक्सपेल्ड आउट कर देती है बाय द वैक्यूल्स। इसने आप इसको एक्सपेल्ड भी कर दिया, ये रहा देखो ये एक्सपेल्ड कर दिया आप इसको।
The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. सभी जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी एक सेम है. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब हमारा जो लेटर चैप्टर आएगा उसमें अब ये पढ़ेंगे कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे मतलब कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे उन्हें वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड किया जाता है. ओके, थैंक यू क्लास. आज हमने इस चैप्टर के बारे में प्रॉपर रीडिंग की है. 1 to 1 वर्ड हमने आप रीड किया है. प्लीज इफ यू लाइक माई चैप्टर, इफ यू रियली understand the chapter, please like, share and subscribe my channel. Thank you.